वो ज़्यादा मैटर नहीं कर रहा। तो ये मोस्टली जो है ऑर्गेनाइजेशंस जब स्कॉलरशिप दे रही होती है या गवर्नमेंट दे रही होती है, तब वो कोटा सिस्टम रखते हैं कि एशिया से हमने इतने स्टूडेंट्स को लेके आने हैं, एशिया में स्पेसिफिकली पाकिस्तान से इतने लेके आने हैं, तो उसकी रीन्यूअल में भी मुश्किल आ सकती है। ठीक है, मतलब आप इस बेस पे आए हैं और आप यहाँ पर सिर्फ यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, आप अपने घर बेहतर है, आप अपने घर चले जाए, ऐसे भी पॉसिबल है। अच्छा मिस्टर तला, हम थोड़ा सा इसको ना कैटेगराइज दो उसमें मोस्टली कर रहे होते हैं नॉर्मली। तो खैर ये हमने खुद ही डिफाइन किया हुआ है कि दो स्पेसिफिक कैटेगरीज है। बिल्कुल ऐसे एक हमने प्री एडमिशन इसको रखा हुआ है स्लॉट, और एक है पोस्ट एडमिशन, एडमिशन मिलने के बाद आपका क्या प्रोसेस। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो अकोमोडेशन का, बिल्कुल प्रूफ ऑफ फंड्स का। ठीक है, ये 2-3 चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट है, अगर स्टूडेंट इसमें गलती करेगा तो आपकी वीज़ा रेशो बिल्कुल ज़ाया करते हैं स्टूडेंट्स, पॉसिबल है। लेकिन द पॉइंट इज कि उन स्टूडेंट्स के लिए बाद में इशू भी बनते हैं। मींस के स्टूडेंट यहाँ पर एक ही टाइम में, एक ही एप्लीकेशन में, एक ही यूनिवर्सिटी में 6 कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी योर होस्ट मोहम्मद तलहा भट्ट फ्रॉम यूनिवर्सिटी स्पेस वीजा कंसल्टेंट्स। वेलकम करता हूं आपको आज के इस न्यू पॉडकास्ट सेशन में। मेरे साथ मौजूद है मिस्टर मोहम्मद आशिर खान। आज की इस वीडियो में हम वन ऑफ द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है फिनलैंड। देखें व्यूअर्स, हैप्पीएस्ट कंट्री वही होती है जिस कंट्री की सारी चीजें आवाम को प्रॉपरली मिल रही हो। उसमें आपकी एजुकेशन, आपका फूड, आपका हेल्थ सेक्टर, आपकी ट्रांसपोर्टेशन, ये हर चीजें इंक्लूड करती हैं। सो फिनलैंड इज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम फिनलैंड से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। यहाँ का क्वालिटी ऑफ लाइफ देखेंगे, एजुकेशन के बारे में बात करेंगे, टॉप रैंकिंग कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं, उन यूनिवर्सिटीज में आपको कौन कौन से बेस्ट और फेमस इंग्लिश प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं जिनको आप टारगेट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर ट्यूशन फीस, स्कॉलरशिप्स, कॉस्ट ऑफ लिविंग की भी बात की जाएगी। इसके साथ साथ हम सर अशीर से भी बात करेंगे यहाँ के प्रोसेस के बारे में, यहाँ का एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है, किन स्टेप्स में होता है, डॉक्यूमेंट्स हमें यहाँ पर कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं, और यहाँ पे फर्दर वीजा प्रोसेस कैसे किया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप कोई पॉइंट मिस ना कर सके, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हेलो व्यूवर्स, होपफुली आप सब खैर खरीद से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हमने डिसाइड किया कि हम फिनलैंड के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि इनकी रिसेंटली विंडो ओपन है एक जॉइंट एप्लीकेशंस की, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्यूरीज भी आ रही थी, और आप समझ लें कि स्टूडेंट्स इस पर सर्च करना स्टार्ट कर दिए उन्होंने, क्योंकि ऑफ कोर्स स्प्रिंग टे के लिए जो है वो एडमिशन्स ओपन है इनके, और बहुत सारे स्टूडेंट्स की कोशिश होती है अगर उनका फॉल में नहीं हुआ तो वो स्प्रिंग में जाना चाहते हैं। तो फर्स्टली तो हम मिस्टर तला से पूछते हैं कि किस टाइप का कंट्री है और क्यों स्टूडेंट को ये चूज़ करना चाहिए, ऐसे क्या बेनिफिट्स हैं। सर तला, ये काइंडली हमारे स्टूडेंट्स को बताएं, मोर ओवर कंट्री इटसेल्फ के बारे में थोड़ी सी गाइडेंस दें। जी व्यूअर्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि फिनलैंड एक नॉर्डिक कंट्री है और नॉर्दर्न यूरोप में वाक़ है। ये कंट्री स्वीडन, नॉर्वे, रशिया, बोस्निया और इस्टोनिया जैसी कंट्रीज के साथ बॉर्डर करती है। 5.6 मिलियन ऑलमोस्ट यहाँ की पॉपुलेशन है, और हेलसिंकी इस कंट्री का कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी है। क्योंकि ये कंट्री यूरोपियन स्टेट में आती है तो यहाँ पर करेंसी भी जो है वो यूरो यूज होती है। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करूं तो यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो फिनिश और स्वीडिश है, बट इंग्लिश इज मोर देन इनफ टू स्टडी, लिव एंड सेटल इन फिनलैंड। एक बहुत अच्छा कंट्री है, बहुत खूबसूरत कंट्री है। पूरी दुनिया से लोग जो हैं वो डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस कंट्री में आते हैं। कोई स्टडी बेस पर आ रहा है, कोई विजिट के लिए आ रहा है। इसके अलावा सर फिनलैंड के लोग बहुत ज्यादा मिल्क और कॉफी कंज्यूम करते हैं, और दुनिया में सबसे ज्यादा स्वाना बाथ, जिसको हम ड्राई स्टीम बाथ भी कहते हैं, वो भी फिनलैंड ही में पाए जाते हैं। बिल्कुल, इनका ये कल्चर है, इनफैक्ट ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ को अप्रिशिएट भी करते हैं। एग्जैक्टली। और अगर आप इनके कल्चर में इनकी जो सारी ट्रेडिशंस हैं या जो भी इनकी फेवरेट चीज़ें हैं उनको फॉलो करें तो बहुत जल्दी ये लोग एक्सेप्टेबिलिटी भी इनके अंदर होती है। आप बड़ा अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ को। बिल्कुल ऐसी है कि कोई फॉरेन बंदा आ रहा है और वो हमारी लैंग्वेज भी सीखने की कोशिश कर रहा है, और हमारे जिस तरह साउना बाथ इनके बहुत ज़्यादा सर ताला ने बताया फेमस है, और जैसे कि बताया कॉफ़ी, मिल्क, इस चीज़ की भी बहुत ज़्यादा कंजम्पशन यहाँ पर होती है। इसके अलावा आप इनकी, क्योंकि नॉर्डिक रीजन में आती है तो बर्फ़ बहुत ज़्यादा यहाँ पर होती है, बहुत हार्श टेम्परेचर भी होता है सर्दियों में, तो यहाँ पर आइस रिलेटेड जो गेम्स होती है, स्नो की जो गेम्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है होती हैं, और कई ऐसी फेमस मूवीज़ है जो यहाँ पर आके बनी है। बिल्कुल। और इसके अलावा देखें तो जो नॉर्दर्न लाइट्स होती हैं, आपने अक्सर देखा होगा, इसको बहुत ज़्यादा लोग विजिट करना चाहते हैं, तो वो लोग स्पेशली इस चीज़ के लिए भी वहाँ पे जा रहे होते हैं। तो खैर ये हमारा पॉइंट सारा हो गया टूरिज़्म के हवाले से, ओवरऑल कंट्री के हवाले से। थोड़ा स्टूडेंट्स को बताएं कि एजुकेशन का क्या स्टैंडर्ड है और किस टाइप की यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं, और क्यों आपको फिनलैंड चूज़ करना चाहिए। ऑफ कोर्स आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, आप इतने हार्श टेम्परेचर में भी जा रहे हैं और इस तरह की कंट्री में जा रहे हैं जो कि कोल्ड रीजन में आता है, लैंग्वेज भी इनकी टफ़ होती है, उस तरह से इतनी आसान लैंग्वेज नहीं होती। फिनिश इज़ अ बिट डिफरेंट लैंग्वेज, राइट। तो पूरे यूरोप को छोड़ के नॉर्डिक रीजन में हमें क्यों होना चाहिए, थोड़ा सा ये स्टूडेंट को बता दें, अभी कुछ पॉइंट हम भी ऐड करते हैं।
जी बिल्कुल, देखें सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं वो सर्दियों को जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, तो इस वजह से हम जो है वो नॉर्डिक कंट्री उनके लिए लेके आए हैं। बट और भी दूसरी कंट्रीज अवेलेबल हैं, बट फिनलैंड में इसलिए आज आपसे डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ का क्वालिटी ऑफ लाइफ, यहाँ का क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छा है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग भी जो है वो नॉर्मल है, आपको स्कॉलरशिप्स की भी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं यहाँ पर। पार्ट टाइम जॉब्स आपको यहाँ पर जो है वो 30 आवर्स जो है वो लीगली अलाउ है। दूसरी कंट्रीज में अगर आप देखें तो आपको वहां पे 20 आवर्स 24 आवर्स जो है वो अलाउ होते हैं, जबकि फिनलैंड एक ऐसी कंट्री है जो आपको यहाँ पर 30 आवर्स पर वीक अलाउ करती है। आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, अच्छी अर्निंग करके आप अपनी ट्यूशन फीस खुद बेयर कर सकते हैं, अपने लिविंग एक्सपेंसेस को खुद बेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर अर्निंग करके सेविंग्स की तरफ भी जा सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक और पॉइंट मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि जो नॉर्डिक रीजन की कंट्रीज हैं ये बड़ी रिच कंट्रीज होती हैं। स्वीडन, फिनलैंड और जो है नॉर्वे हो गया, ये जो कंट्रीज हैं ये बहुत रिच कंट्रीज होती हैं। ठीक है, यहाँ पर आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ी सी कंपैरेटिवली हाई हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जो अर्निंग होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इनफैक्ट कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि 3500 यूरोज भी मंथली एज अ स्टूडेंट यहाँ पे अर्न कर रहे हैं और एवरेज सैलरी से इनकी 3000 5000 यूरोज तक रेंज कर रही है। बिल्कुल ऐसे। तो ये आई थिंक बड़ा एक रीज़न होता है कि स्टूडेंट इन कंट्रीज़ की तरफ मूव करते हैं, और क्योंकि सेटलमेंट ऑप्शंस भी अच्छे हैं, सैलरीज बहुत ज़्यादा आपको हाई मिलती हैं। तो ये कुछ ऐसी रीजंस है आई थिंक जो हमें ऐड करनी चाहिए कि इस वजह से भी स्टूडेंट्स का यहाँ पर जाने का रुझान जो है वो बनता है। इसके अलावा आप यहाँ का क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देखें, यहाँ पर आपको हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड की एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। टॉप 600 वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटीज आपको यहाँ पर मिल जाती हैं, जिनमें कोई लिमिटेशन नहीं है कोर्सेज की, आपको वैरायटी ऑफ कोर्सेज यहाँ पर ऑफर किए जाते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको जितने भी कोर्सेज यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, वो सारे टोटली जो है वो इंग्लिश टॉट बेस होते हैं। आपको इंग्लिश में सारी जो है वो स्टडीज करवाई जाती हैं। हालांकि आप यहाँ पर ये चीज देखें तो इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो फिनिश और स्वीडिश है, बट आपको इंग्लिश लैंग्वेज में यहाँ पे सारे कोर्स करने को मिलते हैं। इस वजह से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ये बड़ी बेनिफिशियल बात है। इसके अलावा स्टूडेंट्स को यहाँ पर मल्टी कल्चरल एक्सपीरियंस करने को मिलता है। इसी के साथ साथ मिस्टर तला इसके अंदर हम स्टूडेंट्स को बताते चलें कि इनकी इकॉनमी बड़ी स्ट्रांग होती है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मटेरियल बनाते हैं, हैवी मशीनरी का भी बना रहे हैं, ऑयल वगैरह की भी एक्सपोर्ट थोड़ी बहुत करते हैं। तो ये इस रिलेटेड जो फील्ड में जाना चाहते हैं, स्पेशली आईटी का जो सेक्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर गेमिंग जो डेवलपमेंट होती है उस पर ज़्यादा काम हो रहा है। सॉफ्टवेयर आईटी इस तरह के जो हब्स हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे बन रहे हैं। और इसके अलावा देखा जाए इकॉनमी बड़ी स्ट्रांग है। तो कुछ और पॉइंट अगर आप ऐड करना चाहें इकॉनमी के स्पेसिफिक पार्ट के अंदर, तो वो भी हमारे स्टूडेंट को जरूर गाइड कीजिए। बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि इस कंट्री की इकॉनमी बहुत ज्यादा स्ट्रांग और स्टेबल है। स्टूडेंट्स की भी यही ख्वाहिश होती है कि वो किसी ऐसी कंट्री को चूज करें जहां की इकॉनमी स्टेबल हो, जहां पर उनको वर्क अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिल सकें। फिनलैंड एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है, एक इंडस्ट्रियलाइज्ड इकॉनमी है। बहुत सारी चीजों की ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं अपनी डिफरेंट ट्रेडिंग पार्टनर कंट्रीज को। इसके अलावा जैसे आपने बताया यहाँ पर आईटी का बहुत ज्यादा स्कोप है, बहुत सारी फील्ड्स भी आपको ऑफर की जाती हैं आईटी से रिलेटेड। टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज में आप जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 600 टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज आपको मिलती हैं। मैं कुछ नाम भी शेयर करता हूं आपके साथ यहाँ पर उन टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज के, जिनमें नंबर 1 पे आती है ऑल्टो यूनिवर्सिटी जो कि 109 नंबर पे रैंक करती है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ हेलसिंकी जो कि 150 नंबर पे रैंक करती है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ ओलू आती है यहाँ पर जो कि 313 नंबर पे रैंक करती है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्को आती है जो कि 315 नंबर पे रैंक करती है। इसके अलावा लेपिन रेंटा यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है जिसको लूट भी कहा जाता है, ये यूनिवर्सिटी 346 नंबर पे रैंक करती है। इसके अलावा आपको इस कंट्री में बहुत सारी अप्लाइड साइंसेज की अलग अलग यूनिवर्सिटीज मिल सकती हैं, जहां से आप अपना 3 से 4 साल का बैचलर्स कर सकते हैं, 2 साल का मास्टर्स कर सकते हैं और 6 साल का एमबीबीएस कर सकते हैं। इंटेक्स की बात करें तो देयर आर 2 मेन इंटेक्स, ऑटम इंटेक एंड स्प्रिंग इंटेक। द ऑटम इंटेक, जिसको हम सितंबर इंटेक भी कहते हैं, इज कंसीडर्ड द प्राइमरी इंटेक। ऑल बेस्ट एंड टॉप यूनिवर्सिटीज टेक पार्ट इन दिस इंटेक। जी मिस्टर तला, बिल्कुल आपने जिस तरह बताया स्टूडेंट्स को, मैं भी एक दफ़ा दोबारा से उनको रिमाइंड करा दूं कि राइट नाउ एडमिशंस इनके जो जॉइंट एप्लीकेशंस है वो ओपन है। जॉइंट एप्लीकेशंस के ऊपर हम फर्दर थोड़ी इस जो हमारा पॉडकास्ट चलता जाएगा थोड़ा सा उसमें डिटेल से बात करेंगे। राइट नाउ आप स्प्रिंग इंटेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि अगस्त से सितंबर तक चलने वाली एक विंडो इनकी ओपन है जॉइंट एप्लीकेशंस की। और जो इनका फॉल का इंटेक होता है जिसका हम सितंबर इंटेक कहते हैं, उसकी जो विंडो होती है वो जनवरी से फरवरी के अंदर ओपन होती है नॉर्मली। सही है। तो स्टूडेंट्स को थोड़ा सा फीस के बारे में बताइएगा कि एक तो कोर्सेज किस टाइप के अवेलेबल हैं, फीस क्या, यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, और फिर स्कॉलरशिप के बारे में थोड़ा सा जरूर मेंशन कीजिए। ठीक है जी सर, फिनलैंड ऑफर्स हंड्रेड्स ऑफ बैचलर्स, मास्टर्स एंड एमबीबीएस डिग्री प्रोग्राम्स टॉट इन इंग्लिश। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पर बताऊं टॉप और बेस्ट फेमस प्रोग्राम्स के बारे में जिनमें आपको जाना चाहिए, आपको एडमिशन लेना चाहिए, तो उनमें नंबर 1 पे आ जाता है
बिजनेस कोर्सेज आ जाते हैं। इसके अलावा आप आईटी, कंप्यूटर साइंस, सस्टेनेबिलिटी और इंजीनियरिंग की कोर्सेज को भी टारगेट कर सकते हैं। इंजीनियरिंग की फील्ड्स आपको यहाँ पर वैरायटी में ऑफर की जाती हैं, जिनमें आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर सकते हैं, आप इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, टेक्सटाइल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग को टारगेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप एजुकेशन, एविएशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, आर्ट्स एंड डिजाइन, मीडिया, जैसा कि सर अशर ने भी आपको पहले बताया कि ये एक नॉर्डिक कंट्री है, तो यहाँ पर गेमिंग इंडस्ट्री बहुत ज्यादा डेवलप है। आप गेमिंग स्टडीज जैसे प्रोग्राम्स को टारगेट कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपको यहाँ पर वैरायटी ऑफ कोर्सेज जो है वो ऑफर किए जाते हैं। ये टोटली डिपेंड करता है आपके चूज करने पे कि आप कौन से प्रोग्राम में जाना चाहते हैं, कौन से प्रोग्राम को आप चूज करते हैं। ट्यूशन फीस की बात करें तो ट्यूशन फीस भी यहाँ पर ऑन एन एवरेज जो रेंज करती है वो 4000 यूरो से लेके 18000 यूरो पर ईयर तक होती है। ये मैं आपको पर ईयर बता रहा हूं। और अगर आप एमबीबीएस कोर्सेज की बात करें तो एमबीबीएस में ही आपकी फीस जो है वो 25000 यूरो पर ईयर तक भी जा सकती है, जो कि एज यूजुअल टोटली डिपेंड करता है आपकी सिलेक्टेड यूनिवर्सिटी पे और आपके सिलेक्टेड प्रोग्राम पे। इसके अलावा से वैसे भी आप देखें कि जो मेडिकल के फील्ड के कोर्सेज होते हैं वो थोड़े महंगे ही होते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग में भी जाना चाहते हैं, मेडिकल रिलेटेड कोर्सेज में जाना चाहते हैं, लॉ पढ़ना चाहते हैं, तो ये कुछ कोर्सेज थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। इसी के साथ साथ थोड़ा सा एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, वो है स्कॉलरशिप का। बिल्कुल, वो बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आपको 100% स्कॉलरशिप भी मिल सकती है डिपेंडिंग ऑन योर स्पेसिफिक प्रोग्राम, योर स्पेसिफिक क्राइटेरिया। यहाँ पर आपको एडमिशन्स के लिए जो है अराउंड 70% मार्क्स रिक्वायर होते हैं, 60 से 70% मार्क्स होंगे, तो आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हैं। मोर ओवर आइल्स की यहाँ पर रिक्वायरमेंट हो सकती है। कुछ कोर्सेज के अंदर, मास्टर्स के अंदर ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, बैचलर्स में फिर भी कुछ जगह पे एग्जाम्पशन आ जाती है। और वो आपकी रेंज करी होती है 6 बैंड से लेके 7 बैंड्स तक, और टॉफल भी आपका चल जाता है, पीटी भी चल जाता है, जो भी इसके इक्विवेलेंट होते हैं मार्क्स, उसके हिसाब से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि जैसे कि मोटिवेशन लेटर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, मार्क्स आपके इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते। आपके ज़्यादातर एडमिशन के दौरान एडमिशन टेस्ट भी हो रहे होते हैं, एडमिशन टेस्ट के साथ साथ आपके इंटरव्यू भी होते हैं, आपको टीम बिल्डिंग के टास्क दिए जाते हैं, टीम रिलेटेड टास्क दिए जाते हैं, वो आपको असेस कर रहे होते हैं कि स्टूडेंट की कम्युनिकेशन स्किल किस तरह की है, क्या वो बात कर सकता है, नहीं कर सकता, टीम मैनेज कर सकता है या नहीं कर सकता, टीम वर्क में कैसा है, लीडरशिप स्किल्स को देखा जा रहा होता है। तो ये वाली जो चीज़ें होती हैं ना, ज़्यादा इस पे असेस करते हैं स्टूडेंट। तो इस वजह से अगर आपके मार्क्स इतने ज़्यादा हाई नहीं भी हैं, तब भी आपको चाहिए कि आप स्कॉलरशिप में अप्लाई कर दें। हो सकता है आप बोलने में अच्छे हो सकता है आपके करियर के अंदर आपने इससे प्रीवियसली कुछ ऐसे काम किए हो, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर रहे होते हैं, वो बहुत मैटर करता है। इसी के साथ साथ जो स्टूडेंट्स स्पीकिंग के अंदर हिस्सा लेते हैं, आर्ट्स के अंदर हिस्सा ले रहे होते हैं, तो वो भी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मैटर कर रही होती हैं। तो इस वजह से आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। यहाँ पर 2-3 तरह की स्कॉलरशिप्स होती हैं, मैं आपको टाइप्स बता देता हूँ। सबसे पहले जो फिनलैंड की अपनी गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है, वो आपको मिल जाती है। अगर वो आपको मिल जाएगी तो आपको 5000 यूरोज़ का ग्रांट दिया जाता है, ठीक है, रीलोकेशन, यानी पाकिस्तान से जब आप आ रहे हैं तो आपको 5000 यूरोज़ मिलेंगे सिर्फ वहाँ पर जाने के लिए। इसके अलावा आपकी यूनिवर्सिटी की अपनी स्कॉलरशिप होती है, ठीक है, एरास्मस प्रोग्राम्स आ जाते हैं, एक्सचेंज प्रोग्राम्स आ जाते हैं, ये सब डिफरेंट होते हैं। यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप डिपेंड कर रही होती है कि आप किस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं। उस प्रोग्राम के अंदर अगर आप उनके मेरिट पर आ रहे हैं, अगर आप अच्छे स्टूडेंट्स के अंदर हैं, तो फिर आपको 50%, 80%, 30% वो ऑटोमेटिकली दे देते हैं। मतलब परसेंटेज के हिसाब से जो है वो प्रोफाइल को देखते हुए जो है वो ग्रांट की जाती है। नहीं, नॉट एग्जैक्टली परसेंटेज, जैसे कि मैंने प्रीवियसली भी आपको बताया कि ये जो सारे सॉफ्ट स्किल होते हैं ये ज़्यादा मैटर कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने एडमिशन ले लिया है, आपने फुल फीस पे की है, सपोज करें आपकी 5000 यूरोज़ फीस थी, आपने वो पे की, आपने एडमिशन ले लिया, फर्स्ट ईयर में अगर आपने 60 क्रेडिट आवर्स पूरे कर लिए, ठीक है, तो आपको 1500 यूरोज़ वो लोग ग्रांट कर देंगे, ठीक है, स्कॉलरशिप दे देंगे। नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर या नेक्स्ट ईयर के अंदर आप 50% स्कॉलरशिप पे आ जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये भी अपॉर्चुनिटी होती है कि स्टूडेंट यहाँ से जाए, पहले सेमेस्टर या पहले फर्स्ट ईयर के अंदर फीस दे, और वहाँ जाकर फिर वो आप अच्छे ग्रेड्स की बेस के ऊपर, अच्छी परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर स्कॉलरशिप नेक्स्ट ईयर के लिए ले सकता है। लास्टली जो मैं एक और स्कॉलरशिप मेंशन करना चाहता हूँ वो अर्ली बर्ड की होती है। फिनलैंड के अंदर ये भी कॉन्सेप्ट होता है कि यूनिवर्सिटीज़ आपको ऑफर देती हैं कि अगर आप इस स्पेसिफिक ड्यूरेशन के अंदर यानी जैसे ही आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिला उसके बाद आपने अपनी फ़ीस पे करनी होती है, राइट। तो अगर आप एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के अंदर फ़ीस पे कर देते हैं, यानी 20 दिन के अंदर या 30 दिन के अंदर फ़ीस पे करते हैं, तो आपको 50% डिस्काउंट मिल जाता है। उसके अंदर मेंशन होता है आपके ऑफर लेटर के अंदर कि अगर आप इस स्पेसिफिक टाइम तक फ़ीस दे देंगे तो आपको 50% हम ऑफ कर देंगे, अगर आप उसके बाद देंगे तो फिर ऑब्वियसली आपने जो फीस देनी है वही देंगे। मींस की जो अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप्स होती हैं वो टाइम ड्यूरेशन पे डिपेंड कर रही होती हैं। आप जितनी जल्दी अपने आप को रजिस्टर्ड करेंगे, एडमिशन के लिए प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको डिस्काउंट मिलेगा। ऐसे ही आप देखें ना, सपोज करें 10 या 20 स्टूडेंट एक प्रोग्राम में जा रहे हैं, ठीक है, अभी यूनिवर्सिटी को कंफर्म नहीं है कि इन्होंने हमारे साथ ही इनरोल करना है या नहीं करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स
जैसे कि नॉर्मली स्टूडेंट करते हैं, 4 से 5 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर देते हैं। बिल्कुल। और बाय द टाइम आपने अप्लाई किया हुआ, आप वेटिंग पे हैं, यूनिवर्सिटी भी वेटिंग पे होती है कि हमारे पास स्टूडेंट इनरोल करें ताकि हम अपना सेमेस्टर या जो भी इनटेक है उसको स्टार्ट कर सकें, हम फिर नेक्स्ट स्टूडेंट्स के लिए वेट ना करें। तो फिर वो इस तरह के ऑफर्स दे देते हैं। अगर उनके पास स्पेस होती है वो कहते हैं ठीक है आप जो है इस टाइम के ड्यूरेशन के अंदर अगर हमारे साथ कंफर्म कर लेते हैं अपनी सीट तो हम आपको इतनी फीस देते हैं, बिल्कुल सर, डिस्काउंट दे देते हैं। वो कुछ यूनिवर्सिटीज ने स्लॉट्स भी तो फिक्स की होती है ना, हर कंट्री से रिलेटेड होता है। पाकिस्तान की इतनी स्लॉट्स हैं, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए इतनी स्लॉट्स हैं। वैसे आई थिंक इसमें इतना ज्यादा ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता, ये मोस्टली ऑर्गेनाइजेशंस करती होती है कि हमने जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको इतनी इतनी स्लॉट्स देनी, इतना इतना कोटा स्पेसिफिकली देना। लेकिन नॉर्मली जो ये कंट्रीज यूनिवर्सिटीज होती हैं उनका बेसिक यही कोटा होता है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट को कितनी सीट्स देनी है। वो किसी भी नेशन के हो सकते हैं, किसी भी कंट्री से आ सकते हैं, वो ज़्यादा मैटर नहीं कर रहा। तो ये मोस्टली जो है ऑर्गेनाइजेशंस जब स्कॉलरशिप दे रही होती है या गवर्नमेंट दे रही होती है तब वो कोटा सिस्टम रखते हैं कि एशिया से हमने इतने स्टूडेंट्स को लेके आने, एशिया में स्पेसिफिकली पाकिस्तान से इतने लेके आने, जो है इंडिया से इतने लेके आने। तो ये थोड़ा बहुत सिस्टम वहाँ ज़्यादा वर्क कर रहा होता है। तो सर इन शॉर्ट जो है वो स्कॉलरशिप के लिए ये चीज़ ही ज़्यादा कंसीडर की जाती है कि आपके यहाँ पे परसेंटेज कंसीडर नहीं होती, आपका सीजीपीए कंसीडर नहीं होता, आपकी स्किल्स को देखा जाता है, आपके मोटिवेशनल लेटर को देखा जाता है, आप कितनी अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं, ये चीज़ आपकी जो है वो यहाँ पर कंसीडर हो रही है। बिल्कुल काउंट करती है। मोरओवर आप देखें ना, सपोज करें कोई स्टूडेंट है, उसने कंप्यूटर साइंस पढ़ा, ठीक है, आगे फर्दर वो इसी फील्ड में जाना चाह रहा है, ठीक है, तो उसको ज्यादा चांसेस होता है कि स्कॉलरशिप मिल जाए। अगर एक स्टूडेंट है उसने कंप्यूटर साइंस पढ़ा और आगे जाके वो बिल्कुल किसी और टूरिज्म की फील्ड में मास्टर्स करना चाहता है, तो फिर इस सीन के अंदर या इस सिनेरियो के अंदर बहुत मुश्किल होता है स्कॉलरशिप, डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो वो ये देखते हैं कि स्टूडेंट की जो थ्रू आउट उसकी चल रही है, जो ट्रैक उसका चल रहा है वो भी एक जैसा हो, तो फिर उसके स्कॉलरशिप के चांसेस भी बढ़ते हैं। उसके फिर ओवरऑल वो एक्सपीरियंस को भी देख रहे होते हैं कि क्या स्टूडेंट का एक्सपीरियंस है या नहीं है मास्टर्स में स्पेसिफिकली, और क्या क्या उसने अगर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की हुई हैं या एक्स्ट्रा कुछ कोर्सेज किए हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स करते भी हैं। रिसेंटली हमने अपनी वीज़ा की स्टोरी लगाई थी, उसके अंदर मैंने ये चीज़ मैंशन की थी कि हमारी एक स्टूडेंट थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा ऑनलाइन जो है ना कोर्सेज किए थे, बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स, तो उसकी वजह से उसको वीज़ा के चांसेस भी बढ़े। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि उनकी जो वीज़ा की रेशो या उनको चांसेस जो थे ना वो इस वजह से ज़्यादा बढ़े क्योंकि उन्होंने मल्टीपल प्रोग्राम्स को किया हुआ था, सर्टिफिकेशंस थी उनके पास, सॉफ्ट स्किल उनके बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस थे। तो इस बेस के ऊपर एम्बेसी भी आपको प्रायोरिटी देती है और यूनिवर्सिटी भी देती है। बिल्कुल ऐसे ही जाहिर बात है, आपके पास जितने ज़्यादा एक्सपीरियंस होगे, जितना ज़्यादा स्किल होगा, ज़रूरी नहीं है कि किसी भी कंट्री में आप चाहे स्टडी बेस के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे जाके आप ये सोचेंगे कि आपका परसेंटेज और आपका सीजीपीए काउंट होगा। नो, इट डजेंट मैटर। आपकी वहाँ पे मोटिवेशन काउंट होती है, आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी काउंट होती है। इनके ऐसा कोई यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो आपके टेस्ट और आपके इंटरव्यूज कंडक्ट करती हैं, इस चीज़ को कंसिडर किया जा रहा होता है कि आप कितने परफेक्ट हैं इस सिलेक्टेड कोर्स के लिए, क्योंकि स्टूडेंट जो है वो एक ही स्टडी ट्रैक पे चलता रहना तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है उसके लिए, क्योंकि जब वो अपना ट्रैक चेंज करता है ना तो जरा थोड़ी सी डिफिकल्टीज का उसको सामना करना पड़ता है। स्कॉलरशिप्स में तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज का सामना करता है, बट ये लक की बात होती है, आप जिस यूनिवर्सिटी में भी, जिस कंट्री की भी यूनिवर्सिटी में आप स्कॉलरशिप गेन कर लें और विन कर लें। ठीक है सर, तो अब आप हमारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर ये भी बताएं कि यहाँ का जो एडमिशन प्रोसेस है वो भी हमने सुना है कि 2 कैटेगरीज में डिवाइड होता है, तो वो कैटेगरीज भी हम अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर डिफिकल्टीज आती है एडमिशन प्रोसेस पे कि हम इसको चूज करें या इसको चूज करें। तो आप काइंडली दोनों जो मतलब प्रोसेस है हमारे एडमिशन के उनको जरा हाईलाइट करें स्टूडेंट्स के लिए हमारे। अच्छा, वैसे चला हम थोड़ा सा इसको ना कैटेगराइज 2 उसमें मोस्टली कर रहे होते हैं नॉर्मली, तो खैर ये हमने खुद ही डिफाइन किया हुआ है कि 2 स्पेसिफिक कैटेगरीज है। बिल्कुल, एक हमने प्री एडमिशन इसको रखा हुआ है स्लॉट, और एक है पोस्ट एडमिशन, एडमिशन मिलने के बाद आपका क्या प्रोसेस है। तो प्री एडमिशन तो ये है कि सबसे पहले आपने इनकी जो डेटाबेस, मेन इनकी डेटाबेस है वो है studyinfo.fi, ठीक है, वो फिनलैंड की अपनी डेटाबेस है, गवर्नमेंट की तरफ से उस पर तमाम यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं, तमाम स्कॉलरशिप्स और जो प्रोग्राम्स होते हैं मोस्टली वो वहीं पर अवेलेबल। मतलब स्टूडेंट जो है वो यूनिवर्सिटी जो है वो study.info.fi पे जाके सर्च करेंगे, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम जो है वो उनको वहीं पे मिल जाएगी, उसकी डेडलाइन भी मिल जाएगी। ठीक होगी। अब इसके अंदर 2 तरह के एप्लीकेशंस होते हैं। आपने यूनिवर्सिटी फाइंड कर ली, आपने देख लिया कि यार मैंने इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, इस प्रोग्राम में अप्लाई करना है। अब वहाँ पे 2 तरह की एप्लीकेशन प्रोसेस है, ठीक है। एक होता है जॉइंट एप्लीकेशन और एक होता है सेपरेट एप्लीकेशन, ठीक है। सेपरेट एप्लीकेशंस होती हैं जिसमें आप यूनिवर्सिटी के अंदर जाके स्पेसिफिकली खुद ही यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करते हैं हर डिफरेंट प्रोग्राम के अंदर। उसके अंदर आपकी ये रिस्ट्रिक्शन होती है कि आपने 2 से ज़्यादा प्रोग्राम्स के अंदर आप नहीं अप्लाई कर सकते, ठीक है। लेकिन जो जॉइंट एप्लीकेशन होता है
वो आपका studyinfo.fi पे ही जो है अप्लाई होगा ऑनलाइन, उसका प्रोसीजर वहीं होता है। उसके अंदर आप प्रायोरिटी सेट करके 6 प्रोग्राम्स के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, 6 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। मींस के स्टूडेंट यहाँ पर एक ही टाइम में एक ही एप्लीकेशन में एक ही यूनिवर्सिटी में 6 कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर वो मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना चाहता है तब भी कर सकता है। सपोज करें आप यूनिवर्सिटी ऑफ आल्तो में करना चाहते हैं, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ टेम्परे में 3 कोर्सेज है, वहां करना चाह रहे हैं, तो फिर आप अपनी जो प्रायोरिटी है ना उसको सेट करते जाएंगे। वो एप्लीकेशन के अंदर ऑलरेडी मेंशन होती है, जो जॉइंट एप्लीकेशन आपको मिलती है studyinfo.fi पे, उस पर आपकी प्रायोरिटी ऑटोमेटिकली सेट होती है, ठीक है। वहाँ पे आपने अपना सिर्फ डाटा एंटर करना होता है और उनको बताना होता है कि मैं इस यूनिवर्सिटी के इस प्रोग्राम में जाना चाहता हूँ, नेक्स्ट इस यूनिवर्सिटी के इस प्रोग्राम में जाना चाहता हूँ। इस तरह फिर आप अपनी, और उसके अंदर एंड में स्कॉलरशिप का भी पॉइंट आता है, इसको आपने चेक करना होता है, ठीक है। आप अपने मोटिवेशन लेटर के अंदर भी लिख सकते हैं कि काइंडली मेरी इस एप्लीकेशन को स्कॉलरशिप के लिए भी कंसिडर किया जाए, तो वो भी पॉसिबिलिटी होती है। अब आप ये देख लें कि आपने जॉइंट एप्लीकेशंस में अप्लाई करना है या सेपरेट में अप्लाई करना है, क्योंकि यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी कर रहा होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ अपने जो प्रोग्राम्स हैं उनको जॉइंट एप्लीकेशंस के थ्रू करवा रही होती है, कुछ यूनिवर्सिटीज कहती हैं कि हमारे ये वाले प्रोग्राम्स हैं आप सेपरेट एप्लीकेशंस के थ्रू ही कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा प्रोसीजर होता है। एप्लीकेशन की आपकी फीस भी यहाँ पर हो सकती है जो कि 30 यूरो से लेकर 150 यूरो तक भी जा सकती है, डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक प्रोग्राम आप जिसमें जा रहे हैं, आप कौन से कोर्स से और कौन सी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर रहे हैं, ये थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है। आपने अप्लाई कर दिया, अब मैं आपको थोड़ा सा स्टूडेंट्स ट्रैक बता रहा हूँ कि आपका क्या टाइमलाइन किस तरह चलेगी। सबसे पहले देखें, अगर आप तो फॉल इनटेक के लिए अप्लाई करें, फॉल इनटेक में आपने सबसे पहले जनवरी से फरवरी के दरमियान में आपने अप्लाई कर दिया, जैसे विंडो ओपन हुई, जैसे अभी राइट नाउ स्प्रिंग इनटेक की विंडो ओपन है, ऐसे ही फॉल इनटेक की ओपन होती है। उसके दौरान आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं, आप अपनी रिसर्च पूरी रखें, studyinfo.fi पे जाकर प्रोग्राम वगैरह सब सर्च कर लें, वहाँ जाकर आपने अपनी एप्लीकेशन फिल कर देनी और सबमिट कर देनी। एप्लीकेशन फिल करेंगे 1 से लेकर 3 महीने के अंदर अंदर आपको रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। सपोज करें आपने अभी अप्लाई कर दिया, हो सकता है आपको 1.5 महीने के अंदर यूनिवर्सिटी की तरफ से रिस्पांस आना शुरू हो जाए, प्रोग्राम क्या आपको ईमेल आना शुरू हो जाए कि एक्सेप्ट हुआ है नहीं हुआ है, ऑफर लेटर आना शुरू हो जाए कि हमने आपको स्कॉलरशिप दी है नहीं दी है, तो ये थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है। उसके बाद जब आपको ऑफर लेटर मिल जाते हैं, आप यूनिवर्सिटी की फीस पे करेंगे और एक फाइनल एक्सेप्टेंस लेटर लेंगे, ठीक है। इस सारे प्रोसेस को 1 से 3 महीने लग सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपका अगला स्टेप स्टार्ट होता है वो होता है आरपी का, रेजिडेंस परमिट का, सही है। आपने एडमिशन लेटर ले लिया, आपने अपनी फीस पे कर दी, उसकी आपने जो प्रिंट होता है, चलान फॉर्म होता है या रिसिप्ट होती है जो भी, वो अपने पास रख लिया। उसके बाद आप आरपी का अपॉइंटमेंट लेंगे, सही है। अच्छा सर, यहाँ पर मैं एक पॉइंट ऐड करूंगा कि देखें इस कंट्री के लिए जो है वो स्टूडेंट जो है वो डायरेक्ट आरपी के लिए अप्लाई करता है, और मैं यहाँ पर ये चीज़ जो है वो ज़रूरी स्टूडेंट के सामने हाईलाइट करूंगा कि आरपी जो कंट्री आपको इशू करती है डायरेक्टली, उन कंट्रीज़ की जो वीज़ा रेशियो होती है वो बहुत अच्छी होती है। बिल्कुल इस तरह ही है। आरपी आपका देखें ना, वीज़ा रेशियो इस वजह से भी अच्छी है क्योंकि रश नहीं है। सबसे पहली बात, पाकिस्तान से इसका प्रोसेस नहीं होता, आपको दुबई जाना पड़ता है या फिर आप टर्की जाके कर सकते हैं, अबू धाबी में कर सकते हैं अप्लाई, ठीक है। तो इस वजह से ज़्यादा रश नहीं होता, बहुत सारे लोग अप्लाई नहीं कर रहे, तो इस वजह से ना एक तो वीज़ा रेशियो भी अच्छी होती है। प्लस जो बंदा आप देखें कि इतनी कोशिश करेगा, कंट्री से बाहर जाएगा, तो ऑब्वियसली वो एक जेन्युइन स्टूडेंट ही होगा, उसके पास इतने फंड्स होंगे तो फिर वो करेगा। जो स्टूडेंट्स जिनकी कोशिश होती है कि पाकिस्तान से ही बैठ के हमारा प्रोसेस हो जाए और थोड़े वो फेक डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी अटैच करने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे आपकी वीज़ा रेशियो अफेक्ट करती है। अच्छा सर, इधर मैंने एक चीज़ ये भी खुद अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग ये चीज़ देखी थी कि फिनलैंड की एम्बेसी जो है वो इस्लामाबाद में तो मौजूद है, बट इनकी मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख रहा था तो वहाँ पर इन्होंने हाईलाइट ये चीज़ की हुई थी कि फिनलैंड इज़ रिप्रेजेंटेड बाय नीदरलैंड एम्बेसी। हाँ, वो विजिट वीज़ा के लिए, ठीक है। आपने विजिट वीज़ा अगर अप्लाई करना है तो फिर आप नीदरलैंड्स की एम्बेसी के थ्रू इसका विजिट वीज़ा अप्लाई कर देंगे। मोस्टली कंट्रीज की एम्बेसीज होती हैं पाकिस्तान में, बट वो सब ऑपरेट नहीं कर रही होती, ठीक है। वो ऑनरी कॉन्सुलेट आप कह लें उसको, वो इस तरह होती हैं कि उनके रिप्रेजेंटेटिव बैठे होते हैं, मतलब उनको स्पेसिफिक जो है वो दे दिया गया है कि आपने इस वीजा कैटेगरी को जो है वो डील करना है। बट इस कंट्री का जो मतलब ये स्टडी वीजा कह लें या आरपी कह लें, उसके लिए हमें यूएई जाके अपना प्रोसेस करवाना है। आपको यूएई ही जाना पड़ता है। उसके लिए फिर आप जो आपका प्रोसेस होता है वो आपने अपॉइंटमेंट लेनी है VFS ग्लोबल के थ्रू, 30 से 40 यूरोज़ की आपकी अपॉइंटमेंट बुक होती है। आप उनको ईमेल डायरेक्टली भी कर सकते हैं, हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज आ सकता है, टाइम टू टाइम थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है चीज़ों में, तो आप उनको डायरेक्टली ईमेल भी कर सकते हैं कि अपॉइंटमेंट की स्लॉट अवेलेबल है तो हमें डायरेक्टली अपॉइंटमेंट दें, तो तब भी आपको कंसीडर किया जा सकता है। बट नॉर्मली स्टूडेंट्स VFS ग्लोबल के थ्रू ही कर रहे होते हैं, इस झंझट में नहीं पड़ते कि हम ईमेल करेंगे रिस्पॉन्स आएगा नहीं आएगा, क्योंकि VFS ग्लोबल के ऊपर आपका अकाउंट क्रिएट होता है, आपको स्लॉट नजर आ जाती है, आप बुक कर लेते हैं। बिल्कुल, VFS का तो स्पेसिफिकली काम भी इसी चीज़ का है, आपको जल्दी जो है वो इस चीज़ के प्रोसेस के बारे में पता चल जाता है, आपको जल्दी अपॉइंटमेंट मिलती है। इन केस के अगर आप एम्बेसी से रब्ता करें, एम्बेसी आपको 2 महीने में रब्ता करके ईमेल करे, 3 महीने में करें,
हैं वो कुछ कंफर्म नहीं कह सकते हम, वो टाइम जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो डिले होता जाता है। तो बेहतर यही नहीं होता कि स्टूडेंट हमारे जो है वो VFS के थ्रू ही जो है वो अपॉइंटमेंट बुक करें। अच्छा, इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट टिप मैं देना चाहूँगा अपने स्टूडेंट्स को कि आप जब एडमिशन्स के लिए अप्लाई करें आप तभी अपनी VFS की अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एडमिशन लेटर आ गया तभी आपने अपॉइंटमेंट बुक कर, आप पहले कर लें। ऑफ कोर्स आपको अपॉइंटमेंट भी 1 महीना 2 महीने बाद की भी मिल सकती है। अगर आपको कंफर्म है कि मुझे यूनिवर्सिटी की तरफ से एडमिशन आ जाएगा या मेरे पास एक्सेप्टेंस लेटर है, मैं अपनी फीस पे करूंगा तो 1 महीने के अंदर अंदर मेरी कंफर्मेशन हो जाएगी, आप अपनी अपॉइंटमेंट उसी टाइम बुक कर लें। ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि आप डिले करें, अपॉइंटमेंट हो सकता है रश ज्यादा हो जाए, 3 महीने ज्यादा आगे चली जाए अपॉइंटमेंट, यू नेवर नो, राइट। सिचुएशन पे डिपेंड करता है ये। इस तरह ही जर्मनी के अंदर भी ऐसे स्टूडेंट्स करते हैं कि जब वो एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तभी वो अपॉइंटमेंट बुक कर लेते हैं अगर उनको मिल रही है तो फिर आप अपॉइंटमेंट बुक करते हैं और उसके बाद अपनी तमाम डॉक्यूमेंट्स अटैच करते हैं उनके ऑनलाइन RP फॉर्म के अंदर। ठीक है, वही सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कॉपीज में भी चाहिए होती हैं क्योंकि आपने फिजिकली भी प्रेजेंट करनी होती है, आपका वीज़ा इंटरव्यू भी वहाँ पर होता है, RP इंटरव्यू कह लें इसको। तो उसके बाद आप UAE ट्रैवल करते हैं, जब भी आपकी अपॉइंटमेंट होगी अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं, आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू होने के बाद आपको 2 हफ्ते के अंदर अंदर से आपको जो रिस्पांस है वो आ जाता है RP का बाय ईमेल कि आपकी एक्सेप्ट हुई है या रिजेक्ट हुई है। कुछ स्टूडेंट्स को पहले भी आ जाता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। और उसके बाद जो आपका स्टेप होता है वो RP का कार्ड है। RP का कार्ड आप पाकिस्तान में डिलीवर करवा सकते हैं। ठीक है, अगर आप UAE के अंदर हैं या आपका कोई जानने वाला है तो आप ऑथराइजेशन उनको दे दें तो वो फिर आपके बिहाफ पे वो कार्ड रिसीव कर सकते हैं। तो बट अगर आप एम्बेसी को कहें या VFS ग्लोबल को भी कहें तो वो आपको ट्रांसफर यानी कि यहाँ मतलब आपके होम कंट्री में भी जो है वो कोरियर के थ्रू भिजवा दें, उसके एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं, 40 यूरोज आपने पे करने होते हैं, 40-50 यूरोज, तो वो फिर आपको मिल जाता है। उसके अंदर थोड़ा सा टाइम लग सकता है, 15 से 20 दिन। बिल्कुल ऐसे ही है कोरियर। वो फिर जो प्रोसेस है थोड़ा सा आपका समझ लें कि 1.5 महीने तक चला जाता है सारा, आपके RP अप्रूवल तकरीबन करते। ठीक हो गया सर। ठीक है, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कुछ वो थोड़ा सा मेंशन कर देते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो अकोमोडेशन का, बिल्कुल, प्रूफ ऑफ फंड्स का। ठीक है, ये 2-3 चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट है, अगर स्टूडेंट इसमें गलती करेगा तो आपकी वीज़ा रेशो बिल्कुल ज़ाया है। कोई वीज़ा रेशो आपको नहीं मिलनी, कोई वीज़ा आपको मिल ही नहीं सकता क्योंकि वो देख रहे होते हैं स्टूडेंट के पास जेन्युइन अकोमोडेशन है कि नहीं। ठीक है, आप यहाँ से जा रहे हैं, जाने से पहले आपने अकोमोडेशन बुक करके जानी, कोई ना कोई आपका जानने वाला हो, कोई इस तरह की सिचुएशन आपके पास हो कि आपकी अकोमोडेशन वहाँ पे मौजूद हो। वो ये देखना चाहते हैं कि स्टूडेंट वहाँ पे सेफली पहुँचेगा और जाके रह सकेगा। तो इस वजह से जैसे सर ने बताया आप यहाँ से 100% जो है वो अपनी ऑथेंटिक अकोमोडेशन जो है वो बुक करके जाएं। बिल्कुल, और इसके अंदर आई थिंक हमें जो फंड्स की जो पॉइंट है वो थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहिए। मैं स्टूडेंट्स को ये बताना चाहूँगा कि आपके जो फंड्स हैं वो नॉर्मली आपको जो बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर है वो 6,720 यूरोज़ की है। ठीक है, थोड़ी इसमें बढ़ सकती है, हर साल इसमें थोड़ा सा अपडेट होती है ऑफ कोर्स, जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रही है। तो ये अराउंड 22 लाख पाकिस्तानी रुपीस बनते हैं, 20-22 के अराउंड बनते हैं। मतलब यानी ये पर स्टूडेंट के लिए, एक इंडिविजुअल के लिए जो है वो 20 से 22 लाख की बैंक स्टेटमेंट, 20 से 22 लाख की बैंक स्टेटमेंट। ठीक हो, बट इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपने सबसे पहले तो अपनी अगर आपकी फीस है, रिमेनिंग फीस उस साल की, वो आपने शो करानी। ठीक है, 8,000 यूरोज आपकी फीस है, 4,000 आपने इनिशियली दे दी डिपेंडिंग ऑन यूनिवर्सिटी। आपकी यूनिवर्सिटी ने कहा कि हमें 4,000 यूरोज दे दें, 2,000 यूरोज पहले दे दें, वो आपने पे कर दी, वो रिसिप्ट आपने साथ अटैच कर देनी है और बाकी जो रिमेनिंग फीस है वो आपने पे करनी है। इनकेस आपको स्कॉलरशिप मिली है तो वो जो ग्रांट आपका होगा ना, वो आपने उसमें से माइनस कर लेना। आपको जैसे मैंने बताया कि फिनलैंड की गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप आपको मिलती है तो उसमें 5,000 यूरोज का ग्रांट आपको मिलता है। सही है, तो फिर आप वो 7,620 यूरोज में से निकाल लेंगे 5,000 यूरोज निकाल लेंगे। मतलब जो बकाया बचेंगे वो हमने एज अ जो है वो मतलब वहाँ पे बैलेंस जो है वो शो कराने के हमारे पास वहाँ पे रहने का एक्सपेंसेस है। ठीक है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये कि आपके नाम पे बैंक स्टेटमेंट हो और आपके अकाउंट के अंदर पैसे होने चाहिए। ठीक है, आपको स्पॉन्सर आपके फादर कर सकते हैं, आपकी फैमिली में कोई भी कर सकता है, लेकिन आपके अपने अकाउंट के अंदर होने चाहिए। स्पॉन्सर का एफिडेविट अटैच होगा, आपके आप समझ लें प्रूफ ऑफ फंड्स अटैच होंगे कि इतने पैसे आपके पास किस तरह आए, कोई आपने घर सेल किया, परचेज की कुछ चीज़ें या व्हाटसएवर जो भी आपका ट्रैक है, आपके मतलब सोर्स ऑफ इनकम है, टैक्स रिटर्न्स आपने पिछले साल के शो कराने होते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस आपको 30 से 60,000 यूरोज की जो कवरेज दे, ठीक है, वो करवानी होती है, वो जरूरी है। फ्लाइट की रिजर्वेशन, अकोमोडेशन, ये सारी चीज़ें आपके वीज़ा या RP के टाइम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। ठीक हो गया सर। इसके अलावा आई थिंक इसके अंदर एक जो और पॉइंट है होता है वो कैरी कैश का होता है। उसमें उनको क्वेश्चन होता है कि हमें कितने पैसे कैरी करके जाने चाहिए। तो अराउंड आपको मैं जो पर्सनली रिकमेंड करूँगा, जो हमारी रिसर्च है उसके हिसाब से आपको 3,000 से लेके 4,000 यूरोज
कैरी करके करना चाहिए क्योंकि ऑब्वियसली आपने वहाँ जाना है, अकोमोडेशन वगैरह की फाइनलाइज करनी है चीज़ें और बाकी जो भी आपका प्रोसेस होता है उसको करना होता है। अच्छा, वैसे मतलब अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात की जाए तो कॉस्ट ऑफ लिविंग पे जो मेरी अपनी पर्सनली रिसर्च है तो वो मैं ये चीज़ देख रहा था कि ऑन एन एवरेज जो एक पर्सन या एक स्टूडेंट कह लें इंडिविजुअल के लिए जो वहाँ पर आती है वो 700 यूरो से लेके तकरीबन 900 या 1000 यूरो तक जो है वो रेंज करती है। बिल्कुल जा सकती है, जिसमें आपकी अकोमोडेशन, आपका फूड, आपका ट्रांसपोर्टेशन और आपके अदर लिविंग एक्सपेंसेस जो है वो शामिल होते हैं। इसके अलावा पार्ट टाइम जॉब्स की भी वहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती हैं बहुत सारे सेक्टर्स में। जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी है, इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री है, बहुत सारी आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, बहुत अच्छी आप पार्ट टाइम जॉब करके अर्निंग कर सकते हैं। ऑन एन एवरेज अगर मैं बताऊं यहाँ पर तो एक स्टूडेंट जो है वो पर मंथ के हिसाब से 900 यूरो से लेके 1300 यूरो पर मंथ तक अर्निंग कर सकता है। बट एज यूजुअल ये डिपेंड करता है आपके टाइप ऑफ वर्क पे, आपके काइंड ऑफ वर्क पे, आप किस टाइप का वहां पर काम कर रहे हैं, किस टाइप की वहां पर जॉब कर रहे हैं। तो ऑन एन एवरेज जो वहां पर एक स्टूडेंट अर्निंग करता है वो 900 यूरो से लेके 1300 यूरो पर मंथ तक है। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं वो जो इससे ज्यादा भी अर्निंग कर रहे हैं, कोई 2000 कर रहा है, कोई 3500 यूरो कर रहे हैं क्योंकि रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है, बहुत अच्छी कंट्री है, बहुत बेनिफिशियल कंट्री है। स्टूडेंट यहाँ पर अर्निंग करके अपनी ट्यूशन फीस भी बेयर कर सकते हैं। अगर आपकी कोई ट्यूशन फीस है, आपके पास स्कॉलरशिप नहीं है, तो आप ट्यूशन फीस भी अपनी खुद बेयर कर सकते हैं, अपने लिविंग एक्सपेंसेस को भी खुद बेयर कर सकते हैं। इसके अलावा आप अच्छी अर्निंग कर रहे हैं तो आप सेविंग्स वाले ऑप्शन की तरफ भी जा सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। जो स्टूडेंट्स की अर्निंग होती है, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स की एक गलती है कि वो बहुत ज़्यादा अर्निंग कर लेंगे तो फिर सेव हो जाएगा ये वो। बिल्कुल। द पॉइंट इज आपने उतने ही अर्न करने जितने आपकी बाद में जब आपने अपना आरपी रीन्यू कराना तो इशू ना हो। ठीक है, आपको 20 आवर्स पर वीक अलाउ किया गया, आप एवरेज सैलरीज के हिसाब से 20 आवर्स पर वीक ही काम करें जब तक आपकी स्टडीज़ है। ठीक है, अगर आप इस लालच में जाएंगे कि मैं वहाँ जाकर 6000 यूरोज़ कमा लूँगा, मैं 5000 यूरोज़ मंथली निकाल लूँगा, 4000 निकालूंगा, करते हैं स्टूडेंट्स, पॉसिबल है। लेकिन द पॉइंट इज कि उन स्टूडेंट्स के लिए बाद में इशू भी बनते हैं, वो आगे जाके उनके लिए मसला बनता है। ऑब्वियसली जब आपकी एवरेज वो निकालेंगे, बिल्कुल ठीक है, तो वो ये देखेंगे स्टूडेंट ने पढ़ाई तो की नहीं। बड़ी सी बात है, जब यहाँ पर स्टूडेंट का जो है वो ध्यान वो स्टडीज की तरफ नहीं रहेगा, वो यहाँ से यही सोच के जाएगा कि मैं वहां जाके सिर्फ पैसा ही कमाऊं, जॉब्स ही करता रहूं। तो स्टूडेंट जब अपना आरपी रिन्यू करवाने के लिए जाएगा तो जाहिर बात है वो भी ये चीज को काउंट करेंगे कि इन्होंने यहाँ पर स्टडीज बेस पे आए हैं, स्टडीज पे इतना मतलब यानी जो है वो फोकस नहीं किया, अर्निंग ज्यादा किया है। तो वो अर्निंग के लिहाज से फिर जाहिर बात है, आप जैसा जानते हैं कि हर कंट्री में एक टैक्स रेशियो होती है, तो जाहिर बात है वो टैक्स रेशियो भी तो फिर उस पर ऐड करेंगे। सिर्फ टैक्स रेशियो नहीं, आपको वो क्या उसका नाम है, रीन्यू भी हो सकता है, उसमें भी इश्यूज क्रिएट करें। सही, ठीक है, अगर एक स्टूडेंट एक हद से ज्यादा अर्न कर रहा है, ठीक है, तो उसकी रिन्यूअल में भी मुश्किल आ सकती है। ठीक है, कि मतलब आप इस बेस पे आए हैं और आप यहाँ पर सिर्फ यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, आप अपने घर बेहतर है, आप अपने घर चले जाए, ऐसे भी पॉसिबल है। जनरली इट कैन बी पॉसिबल, राइट। बिल्कुल। तो ये रिकमेंडेशन हमारे एंड से यही होती है कि यार आप उतना अर्न करें जितना आपका गुजारा हो सकता है। स्टडीज के बाद फिर आपके पास फुल टाइम है, बिल्कुल, जितना मर्जी अर्न करें, 10,000 यूरोज अर्न करें। बिल्कुल ऐसे ही। तो आई थिंक ये सारा प्रोसेस था। स्टिल अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो ऑब्वियसली हम लोग आपके साथ हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको पर्सनली रिप्लाई करेंगे। आप हमारी टीम से भी रब्ता कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। बहुत सारी कंट्रीज़ में हम खुद भी डील करते हैं, तो अगर आप अपनी असेसमेंट सिर्फ करवाना चाहते हैं तो वो भी हमारी टीम फ्री ऑफ कॉस्ट करती है। तो सर तला आई थिंक अभी हमें नेक्स्ट मूव ऑन करना चाहिए स्टूडेंट क्यूरीज के ऊपर। जो भी आपके क्वेश्चन होते हैं हम अपने वीडियोज़ के अंदर ऐड करते होते हैं, तो अगर अभी भी आप करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उसको ऐड कर देंगे। बिल्कुल, इस कंट्री से रिलेटेड आपका किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करें, ताकि फर्दर आने वाली इस कंट्री से रिलेटेड वीडियो के अंदर उन पॉइंट्स को जो है वो डिस्कस कर सकें। तो चलिए मूव करते हैं अपने Q&A सेशन की तरफ। सर, हमारे फर्स्ट स्टूडेंट की यहाँ पे क्यूरी आई है कि इज डिपेंडेंट अलाउ ऑन स्टडी वीजा इन फिनलैंड। जी हाँ, बिल्कुल। स्टडी वीज़ा के ऊपर आप अपने स्पाउस को साथ लेके जा सकते हैं। इनफैक्ट सेम डे पे आप ट्रैवल कर सकते हैं, अपने आप चिल्ड्रन को भी लेके जा सकते हैं साथ। अच्छा, मैंने यहाँ पर ये चीज़ भी जो है वो मतलब यानी खुद रिसर्च बेस पे पढ़ी थी और बहुत सी वीडियोस में भी हमने ये चीज़ हाईलाइट की थी कि फिनलैंड एक ऐसा वाहिद कंट्री है जो आपको आपके स्पाउस के साथ, आपके बच्चों के साथ, आपकी फैमिलीज के साथ जो है वो ट्रैवल करना जो है वो अलाउ करता है। बिल्कुल नहीं, वाहिद तो खैर नहीं, बहुत और भी कंट्रीज हैं कुछ जो कि अलाउ करती है, बट द पॉइंट इज फिनलैंड इज़ वन ऑफ देम। और आपको इजीली वीज़ा भी मिल जाता है, फैमिली को भी मिल जाता है। उसके अंदर बस उनकी रिक्वायरमेंट आपने मीट करनी है, आपके पास अकोमोडेशन पूरी होनी चाहिए, यानी अगर 2 लोग जा रहे हैं तो 2 लोगों के लिए अकोमोडेशन आपके पास हो, ठीक है। और आपके पास जो प्रूफ ऑफ फंड्स हैं वो फिर ऑब्वियसली उतने ही हो जितने आपने अपने लिए शो कराने, उतने ही आपने अपने स्पाउस के भी शो कराने। ठीक हो गया सर। ठीक है सर, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे यहाँ स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि पीटी एक्सेप्टेबल है और सर टेस्ट कब और कहाँ होता है। हाँ जी बिल्कुल, मिस्टर तला, पीटी एक्सेप्टेबल होता है। इनफैक्ट मैंने अभी जब रिक्वायरमेंट्स की बात कर रहे थे तभी हमने मेंशन किया था पीटी भी एक्सेप्टेबल है। और जो आपका टेस्ट है, आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली ये एडमिशन टेस्ट की बात करें, इंटरव्यू और टेस्ट की, ये आपकी यूनिवर्सिटी डिपेंड कर रहा होता है।
जो मैंने आपको ड्यूरेशन बताई है, टाइम ड्यूरेशन जितनी आपको लगती है, जिस तरह अगर आपने सपोज करें जनवरी में अप्लाई किया तो हो सकता है फरवरी में जाकर या मार्च के अंदर आपकी यूनिवर्सिटी आपको रिस्पांस करे और वो आपको कहें कि आपका इस डेट पे टेस्ट होगा, तो आपने फिर वो टेस्ट देना होता है या इंटरव्यू देना होता है, तो फिर आपके लिए तो ऑफकोर्स ये डिपेंड करेगा किस प्रोग्राम में जा रहे हो, किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो। मीन्स के इसके लिए स्टूडेंट को ना कहीं जाना पड़ता है, ना उन्होंने आके यहाँ पर स्टूडेंट लेना होता है, जो भी प्रोसेस है वो सारा ऑनलाइन होता है। अगर आपका इंटरव्यू हो चाहे आपका टेस्ट हो तो वो आपसे ऑनलाइन ही कंडक्ट करेंगे। ठीक हो गया सर। हमारे नेक्स्ट स्टूडेंट का यहाँ पर क्वेश्चन है कि क्या सर ट्रांसफर पॉसिबल है और पाकिस्तान में इसकी एम्बेसी नहीं है तो हमें कहाँ से अप्लाई करना पड़ेगा? ट्रांसफ़र इज़ क्वाइट कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। एक्चुअली क्या होता है कि आपकी जो यूनिवर्सिटी होती है वो देख रहे होते हैं कि वो एक्सेप्टेबल है नहीं है फॉर द सेक ऑफ एक्सचेंज और ट्रांसफ़र, राइट। तो इसके लिए मोस्ट प्रॉब्ली आप जिस भी यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहे हैं, सपोज करें आप फिनलैंड की किसी यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहे हैं, आप उनकी यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल जो ऑफिस है उसके साथ कनेक्ट करें सबसे पहले। वो आपको जेन्युइन जो इसकी इन्फॉर्मेशन होगी उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो आपको देंगे। उसके बाद आप अपनी जो होम यूनिवर्सिटी है जो पाकिस्तान में अगर आप कर रहे हैं तो उनके साथ कनेक्ट करके देखें। तो स्टिल अगर पॉसिबिलिटी हुई एक्सचेंज की या ट्रांसफ़र की या स्प्लिट डिग्री की, बहुत सारे स्टूडेंट्स करते भी हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स जो है पाकिस्तान से डेनमार्क में जाके कर रहे होते हैं, टर्की में भी कर रहे होते हैं स्प्लिट डिग्री। तो ये पॉसिबल हो सकता है, बट अगैन आपको इंटरनेशनल ऑफिस से कनेक्ट करना होगा। ठीक होगा। बाकी जो दूसरा इसका पार्ट है कि एम्बेसी है कि नहीं है पाकिस्तान में इसकी एम्बेसी है ज़रूर, लेकिन वो ऑनरी कॉन्सुलेट आप कह सकते हैं। प्रोसेस आपका सारा यूएई से या टर्की से ही होता है। ठीक हो गया सर, ये था आज का हमारा Q&A सेशन फिनलैंड से रिलेटेड। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारे बैकएंड से यहाँ पर कोई भी पॉइंट मिस नहीं होगा। इन केस हमारी तरफ से कोई पॉइंट मिस भी हुआ हो तो फिर मैं आपको दोबारा यहाँ पर हाईलाइट कर दूं इस चीज को। आप जरूर अपने क्वेश्चंस और क्यूरीज जो है वो कमेंट सेक्शन में बताया करें ताकि फर्दर आने वाली इस कंट्री से रिलेटेड हम उन पॉइंट्स को डिस्कस कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आप तक राइट और हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन पहुंची होगी। मजीद इस तरह की हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी फॉलो करें ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो और अपडेट आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दे इजाजत। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।